धूल के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। एक शख्स सरेआम ये दावा करता है कि हाँ, मेरी पार्टी ने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद भी देश की सरकार के पास उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करवाने की हिम्मत नहीं थी। हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको फोन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आखिर इस इंसान में इतनी ताकत कैसे आ गई कि ना वो विधायक था, ना मंत्री संतरी, ना ही पीएम सीएम, फिर भी बिना पावर में हुए देश की हर पावर वाली पार्टी से भी एक दर्जा ऊपर था, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक भी कहीं ना कहीं डरते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की शान, द लीजेंड बाला साहेब ठाकरे की, जो जब तक जिंदा थे तब तक खुद में ही एक सरकार थे। बाला साहेब का फरमान पत्थर की लकीर, जिसके खिलाफ सरकार भी नहीं जाती। पूरे मुंबई को दाऊद जैसे डॉन अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, लेकिन यही डॉन बाला साहेब के पैरों तले रहते थे। रे मामा, आइए जानते हैं पतली दुबली कदकाठी वाला एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला इंसान, जिसे लोगों ने बाला साहेब के नाम से पुकारा। हाउ डिड ही बिकम सच अ पावरफुल पर्सन इन ऑल ऑफ भारत? वहाँ पे तो राम मंदिर, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए। I am a Hindu, a mad Hindu. ये वो जमाना था जब महाराष्ट्र में रहने वाले मराठियों को ही नीचा दिखाया जाता था। ऐसा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में कोई रोजगार के संसाधन नहीं थे। उस वक्त भी वहाँ एक से बढ़कर एक कंपनियां मौजूद थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने, लेकिन वहाँ पर जितने भी ऊंचे पद थे वहाँ गुजरातियों, दक्षिण भारतीयों और बिहारियों का कब्जा था। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठियों को बहुत ही छोटे पद पर नौकरी दी जाती थी। यही नहीं, कहीं कहीं तो उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती और इनकार कर दिया जाता, मानो मराठी मानुस कहीं न कहीं दब रहे थे। लेकिन एक दिन अग्नि के भय से ज्वलनशील, खोलते उबलते बिखरे उल्कापिंड लहरें इंतजार कर रही थी धरती चुमने के लिए, सूरज इंतजार कर रहा था डूबने के लिए। तब काल का करने विनाश महाकाल आ गया। एक खतरनाक मराठी बाहर आया। उस पतले से दिखने वाले आदमी ने महाराष्ट्र में मौजूद एक एक आदमी के अंदर ऐसा बिगुल भूखा कि जो भी मिला थोड़ा कुल्हाड़ी हाथों को हथियार बनाकर पूरी महासेना तैयार हो गई। ये लाखों मराठी महाराष्ट्र की सड़कों पर उतर पड़े और उन सब की जुबान पर एक ही आवाज़ निकल रही थी, लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ। पूरे महाराष्ट्र के हर उस ऑफिस, दुकान और कंपनियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई, जहां पर दक्षिण भारत गुजरातियों का कब्जा था। देखते ही देखते उस दुबली पतली कदकाठी वाले आदमी के पीछे लाखों मराठा की फौज खड़ी हो गई। ये जनमेदनी का सैलाब इतना खतरनाक था कि तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस आदमी से कांपने लगे। कहा जाता है कि एक राज्य के अंदर सबसे शक्तिशाली आदमी मुख्यमंत्री ही होता है। बिना उसकी इजाज़त राज्य का पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा शख्स उठ खड़ा हुआ था जिसके एक इशारे पर पूरा महाराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था, और वह शख्स था बाला साहेब ठाकरे, जिसे महाराष्ट्र का बब्बर शेर भी कहा जाता है। अरे मामा, शेर बनना भी इतना आसान थोड़ी ना होता है। जान की बाजी लगाकर न जाने कितने भेड़ियों का शिकार भी करना पड़ता है, और इसके लिए कालजे में चाहिए जिगरा, और वो बाला साहेब के अंदर कुट कुट कर भरा था। अरे मामा, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र का वह शेर जिसे लोग बाला साहेब ठाकरे के नाम से जानते हैं, उसने पूरे महाराष्ट्र के ऊपर 50 सालों तक राज किया, और बिना मुख्यमंत्री बने, बिना चुनाव लड़े इनके अंदर कितना पावर था और इनका रुतबा कैसा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो बड़े बड़े लीडर मौजूद थे वह भी बाला साहेब को मिलने अपॉइंटमेंट लेते थे और इस शख्सियत के आगे नतमस्तक हो जाते थे।
अरे मामा, यहाँ बता दूं कि बाला साहेब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था। 23 जनवरी 1926 की उस काली रात एक माँ ने पुणे की धरती पर इस सैलाब को जन्म दिया था। परिवार साधारण था। बापू थे केशव सीताराम ठाकरे, जो कि एकदम सीधे साधे आदमी थे, लेकिन कहते हैं ना, बाप की परछाई बेटे में दिखाई देती है। बाला साहेब के बापू महाराष्ट्र में मराठी लोगों के अधिकार की बात हर वक्त किया करते थे। उन्होंने एक ही ख्वाब देखा था कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले। वैसा ही बाला साहेब ठाकरे के साथ भी हुआ। बेटे ने बचपन से ही अपने बापू को मराठी लोगों के अधिकार के लिए लड़ते देखा और बाला साहेब भी इसी पथ पर चल पड़े। बाला साहेब ठाकरे को कार्टून कैरेक्टर बनाने का बहुत ही शौक था और देखते ही देखते वह एक बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट बन गए। जब उनके पिता ने उनकी इस कला को देखा और करीब से जाना तो उन्होंने बाला साहेब को बहुत मोटिवेट किया था। इसके बाद उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में छपने लगे, लेकिन वहाँ उस पर सरकार के खिलाफ कार्टून न बनाने का प्रेशर डाला जाता था, जिसके बाद उन्होंने साल 1960 में फैसला लिया कि अब वह कभी भी अपने कार्टून किसी भी अखबार में छपने नहीं देंगे। अब बाला साहब ने अपने भाई श्रीकांत के साथ अपना एक वीकली कार्टून मार्मिक शुरू किया और वहाँ पर उनके हर कार्टून मराठियों को सपोर्ट करने के लिए आते थे। बाला साहब अपने हर कार्टून में ये दिखाने की कोशिश करते थे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से मराठी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, किस तरीके से अपने ही लोगों के साथ जाति हो रही है, रोजगार नहीं दिया जा रहा। बाला साहब चाहते थे कि उनके कार्टून को देखकर महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के अंदर विद्रोह की ज्वालाएं सुलग उठे, लेकिन मामा ऐसा हुआ नहीं। लगभग 6 साल का वक्त बीत गया, कोई बदलाव नहीं दिखा। अब बाला साहब को समझ में आ गया कि सिर्फ कार्टून बनाने से बात नहीं बनेगी। 19 जून 1966 सीने में धधकती आग लिए बाला साहब अपने कुछ साथियों को लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जिसका नाम था शिवसेना। जी हाँ, वही शिवसेना जिसके नाम से आज देश के दुश्मन हो या देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हर कोई कांपता है। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को खड़ा किया था उसका एक ही मकसद था, छत्रपति शिवाजी की राह पर चलकर महाराष्ट्र में मराठियों को उनका अधिकार दिलाया जाए। अब वक्त ने भी करवट लिया। धीरे धीरे मराठाओं को समझ में आने लगा कि कोई तो है जो उसका सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए इतना काम कर रहा है। मराठा लोगों का साथ मिलने लगा। अब वक्त और हालात दोनों बाला साहब के सामने घुटने टेकते दिख रहे थे। लोगों ने बाला साहब को अपना भगवान मान लिया था। किस्मत भी चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी कि है मराठाओं, यही है तुम्हारा मसीहा, और लोगों ने भी मान लिया। बस फिर क्या होना था, एक एक मराठा उनके पीछे महासेना बनकर खड़ा हो गया। पूरे महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा शिवसेना के कार्यालय तैयार किए गए। उस पतले से दिखने वाले कार्टूनिस्ट ने पूरे महाराष्ट्र में घर घर तक शिवसेना और उसके मकसद को पहुंचा दिया। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब बाला साहब को लगा अब वह वक्त आ गया है जब महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक सपोर्टर को साथ लेकर एक रैली निकाली जाए। साल 1966 में उनकी सबसे पहली रैली में लाखों लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। बाला साहब ने समय को भांप लिया और जिस मकसद से उन्होंने शिवसेना की नींव रखी थी उस मकसद को पार पाने वह अपनी सेना लेकर निकल पड़े। बाला साहब ने सबसे पहले गुजराती और साउथ इंडियन को टारगेट करना शुरू किया। उनकी हर एक एक्टिविटी का मकसद एक ही था कि महाराष्ट्र में सबसे पहले अधिकार महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को मिलना चाहिए। धीरे धीरे उनका आंदोलन बढ़ता चला गया। इस आंदोलन ने कुछ वायलेंस भी फैलाया। शिवसेना के कार्यकर्ता हर ऑफिस में तोड़फोड़ मचाते और किसी भी जगह गुजराती, बिहारी और साउथ के लोगों का दबदबा होता और वहाँ महाराष्ट्र के मूल लोगों के साथ कोई गलत काम किया जाता, तब बाला साहब और उनके शिव सैनिक तुरंत वहां पहुंच जाते। अब वक्त का तकाजा बदला। शिवसेना के ऑफिस में बाला साहब का दरबार लगने लगा। सरकार की बजाय मराठी लोग बाला साहब के दरबार में अपनी समस्या लेकर जाने लगे। इस दरबार में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी। बाला साहब के बढ़ते कद और उनके जन आंदोलन और शिवसेना के उग्र रवैये से आखिरकार वहां की सरकार की नींद उड़ी और तब तत्कालीन महाराष्ट्रियन सरकार को बाला साहब से अपील करनी पड़ेगी, प्लीज़ महाराष्ट्र को बचा लो, क्योंकि रोज तोड़फोड़ होती थी, पूरा मुंबई जलने लगा था। लेकिन आपको हैरानी होगी कि बाला साहब के एक इशारे पर पूरा मुंबई शांत हो गया था। अरे मामा,
ये वही दौर था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर बने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया था और उस वक्त बाला साहेब ठाकरे पर आरोप पे आरोप लग रहे थे कि मस्जिद गिराने के पीछे शिवसेना और बाला साहेब का हाथ था। इस पर बाला साहेब ठाकरे ने जवाब दिया था कि अगर शिवसेना के लोगों ने ऐसा किया है तो इस पर मुझे गर्व है और इस काम में मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरा पूरा पैर है। इस घटना के बाद कई ऐसे मौके आए जहां बाला साहेब को गिरफ्तार किया गया था। तब पूरे मुंबई में शिवसेना ऐसा भौकाल मचाती कि सरकार थर 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 कांपने लगती और विवश होकर बाला साहेब को छोड़ना पड़ता। 90 के दौर की बात है। पाकिस्तान के कुछ कीड़े मकोड़े वहीं आतंकी पाकिस्तान के जमाई ने भारत को धमकी दी कि जो भी शख्स अमरनाथ यात्रा पर जाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात पर बाला साहेब ठाकरे ने जवाब दिया था कि आज के लिए भारत से जितनी भी फ्लाइट निकलती है उनमें से 99% हवाई जहाज मुंबई से टेक ऑफ करती है और देखते हैं किसमें कितना दम है कि यहाँ से एक भी आदमी हज के लिए निकल पाए। अरे मामा, बाला साहेब की इस दहाड़ से नतीजा ये आया कि अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई थी और अंत में वह दिन आया 17 नवंबर 2012 का जब महाराष्ट्र का यह बब्बर शेर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दिया। बाला साहेब यानी बाल ठाकरे कौन था, इसका जवाब उस दिन मिल गया जब उसने दुनिया छोड़ी। उस दिन उनकी अंतिम यात्रा में पूरा मुंबई ठहर गया था, मानो शिव सैनिकों ने पूरे मुंबई को छावनी में तब्दील कर दिया हो। लाखों की मेदनी गवाही दे रही थी इस सनातनी हिंदू लीजेंड की। तो मामा, ये थी पूरी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।